नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और हमारे साथ है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुकी उमा भारती जी, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश में वो काम किया है जिसके बारे में कई लोग ये मानकर चलते थे कि ये संभव ही नहीं है। प्रदेश में शराबबंदी का एक अहम चरण पूरा करना, इसको लेकर उन्होंने एक अभियान चलाया था और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सहयोग उनको मिला और प्रदेश में अब ये कहें कि अहाते पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे और 1 अप्रैल से शराब को लेकर कई कड़े नियम भी इसको लेकर लागू हो रहे हैं। ये एक टास्क उमा भारती का पूरा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं उमा भारती जी से। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो यही सवाल कि चूंकि एक टास्क आप लेकर साल भर से चल रही थी शराबबंदी को लेकर, या कहें आहती बंदी या शराब की रेगुलाइजेशन करने के लिए, ये काम आपका पूरा हो गया है। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को जिंदगी में बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे कि बड़ा नाम हुआ मेरा। लेकिन उन घटनाओं में आशंका रहती थी, भय रहता था या कोई आगे की चिंता रहती थी। जैसे अयोध्या में 6 दिसंबर को ढांचा गिरा, मुझे पता था हम प्रमुख भागीदार हैं अभियान के, लेकिन मेरे मन में ये था कि अब कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग मिलकर दंगे करवाएंगे। तो मैं चिंतित थी कि बेकसूर लोग हैं वो जो मारे जाएंगे। भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इसी प्रकार से मैंने पहला लोकसभा का चुनाव जीता। 27 साल की थी मैं जी। तो इतनी डिमांडिंग थी हमारी सीट। खजुराहो इतनी पिछड़ी थी और सामंतों का इतना शोषण था कि मुझे उनका मुकाबला करना है। एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रसन्नता में भी चुनौती का एक सामना मुझे करना है। इसके लिए मैं अपने आप को तैयार करने की बेचैनी थी। फिर मैं जब युवा मोर्चे की अध्यक्ष बनी तो तिरंगा कर्नाटक में बहुत सालों से अभियान चल रहा था। हमने कहा अब की बार हम फहरा देंगे ईदगाह मैदान में, जहाँ प्रतिबंधित था 15 अगस्त को। तो उस समय भी देश में बहुत बड़ी चीज मानी गई। दक्षिण भारत में भाजपा के पांव जम गए उस घटना से। लेकिन वहां गोली चालन हुआ था, लोग बहुत मरे थे। तो मैं तो फूट फूट के रो रही थी। ये स्थिति बनी हुई थी। इसी तरह से घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया। असम में, त्रिपुरा में विद्यार्थी परिषद हमारा पहला संगठन था। उसके बाद युवा मोर्चा को दायित्व मिला था, तो भी मैं उसको ठीक से की और वहाँ बहुत बड़ी मानव अधिकार कार्यक्रम बनाया। तो मुझे सब अटल जी, अडवाणी जी सब उसमें भाग लेने के लिए गए मेरे निवेदन पर। लेकिन मुझे यही चिंता लगी हुई थी और सब फोन करके मुझे ढूंढ रहे थे, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं उन दिनों। उमा को बधाई देनी है। 5-7 लाख लोग दीवार, मानव दीवार बना के खड़े थे त्रिपुरा, असम, बंगाल, सब पे, बांग्लादेश की सीमाओं पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। तो मेरे को ये था कि लोग घर सुरक्षित लौट जाएं, कहीं घुसपैठी उन पे हमला ना कर दें। तो अभी तक मैं, जैसे अब यहाँ चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में, मैं यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और एक रिकॉर्ड बनाया। अब रिकॉर्ड खाली मध्य प्रदेश का नहीं है, क्योंकि बहुमत आमतौर पर 2/4 होता है, वो 3/4 बहुमत था। जी हाँ, 232 सीटों में से 173 सीटें जीती हुई थी भाजपा ने। तो मेरे को लग रहा था कि बहुत बड़ा हमने एक मैंडेट प्राप्त किया है, लोगों का आदेश, और उस आदेश में असीम आकांक्षाएं हैं। और उस दृष्टि से प्रदेश के जो साधन हैं वो तो हैं, लेकिन वो साधन ऐसे नहीं कि तुरंत वो फलदायी हो। उनमें प्रयास करना पड़ेगा, योजनाएं बनानी पड़ेगी। तो मन एकदम उद्विग्नता से भरा हुआ था। तो इसलिए मैंने देखा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटा, जैसे मैं विदेश भी गई, 16 साल की उम्र में कौन बच्चा होगा जो इंग्लैंड चला गया हो प्रवचन, वो भी प्रवचन करने, उन लोगों को प्रवचन सुनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में भी मुझे माँ की याद आती रहती थी। वहाँ पूरे समय अम्मा अम्मा करती रहती थी मन में। पहली बार मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो एग्जैक्ट वही घटी जो मैं चाहती थी, और उसमें न भय है, न आशंका है, न चिंता है, न उद्विग्नता है, न शोक है। पूर्ण आनंद है, एक परितृप्ति है। और इसके लिए मैं श्रेय दूंगी 3 को। एक तो स्वयं भगवान को, उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। दूसरा समाज को, मीडिया को भी, सबने मेरा साथ दिया, समाज ने भी। तीसरा मैं शिवराज जी को ही श्रेय दूंगी। वो चाहते तो इसको बहुत तरीके से घुमा फिरा के भी दिखा सकते थे कि हमने ठीक कर दिया, लेकिन जिस परिपूर्णता के साथ में ये नीति उन्होंने बनाई अंत में, ये अपने आप में उदाहरण बनेगा साहब। और मैं दूसरे राज्यों को भी मोटिवेट करूंगी इसके लिए कि वो इस नीति को अपनाएं। ये आदर्श नीति है, और ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए आदर्श नीति है, ये भारत के सभी राज्यों के लिए आदर्श शराब नीति, यही पूर्ण शराबबंदी है। मतलब शिवराज जी ने आपकी अपेक्षा से ज्यादा बढ़कर उस नीति में मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैंने सोचा था वो ये था कि हाथों में थोड़ा बहुत संशोधन करके हाथ ये जारी रखेंगे, पर मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, जो भय, आशंका, असुरक्षा, चिंता
इस निर्णय के पहले थी, वो मैंने जीवन में कभी उसका सामना नहीं किया। मैं 21 जनवरी को जब शिवराज जी को मिली, और वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, हम तो मिलते ही रहते हैं, क्योंकि मैं कभी शो ही नहीं करती हूँ कि हम शिवराज जी मिलते हैं। वही ट्वीट कर दें और फोटो दे दे तो वही करते, मैं नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं इतनी ज्यादा आशंकाओं से ग्रस्त थी तरह तरह की, कि इसका अंतिम, क्योंकि मैंने भी तय किया था कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। शराब मेरी दुश्मन है और गंगा मेरे भगवान है, और जो होगा मैं उसको देख लूंगी। और ये बात निकली है तो अब ये दूर तलक जाएगी, ये भी मुझे लग रहा था। और मैं आपको बताऊं, इसमें मेरे जो अनुभव आए वो बहुत विचित्र थे। जैसे कि 21 जनवरी को मैं शिवराज जी को मिलती हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि हमें 31 जनवरी को नीति हमेशा घोषित करनी पड़ती है दीदी, तो मैं ऐसा तो कभी कर ही नहीं सकता हूं कि आपके परामर्शों को नजरअंदाज कर दूं और 31 जनवरी को हम नीति घोषित कर देंगे। जब 31 जनवरी को नहीं हो पाई और कैबिनेट हुई, लेकिन कैबिनेट ही पोस्टपोन हो गई, और फिर हुआ कि अगले हफ्ते भी नहीं होगी। उस बीच में मैं आपको बताऊं, 17 मार्च तक, 17 फरवरी तक लोगों का व्यवहार मेरे प्रति बदल चुका था। विधायकों का, सांसदों का, मेरे अपने सहयोगियों का जो भाजपा में है, कि अब ये जो टकराव है, इसके परिणाम भी ऐसे आ सकते हैं कि दीदी तो लड़ने की मुद्रा में आ जाएगी, ताल ठोकने की, और हम पिस जाएंगे गेहूं में घुन की तरह। तो सब मेरे से दूरियां बनाने लगे। ये मैंने इसमें एक नई चीज देखी। वो कहते ना, एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, पर अच्छा है कि कुछ लोग पहचाने गए। इससे मेरे को अचानक ये लगा कि अरे, ऐसी स्थितियां बन गई हैं। एक सत्य के साथ, नैतिकता के साथ, अधिष्ठान पे खड़े हुए व्यक्ति के साथ ये खड़े नहीं हो पाए, ये भयभीत हो गए ये लोग। और जैसे ही शिवराज जी ने रात में नीति घोषित की तो मैं सन्न रह गई। जब मैंने उसको सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या बोल रहे हैं, जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि आज कैबिनेट का। फिर मैंने कहा कैबिनेट का ड्राफ्ट मंगाओ, जो डिसीजन का ड्राफ्ट है। वो मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आया। मैंने उसको पढ़ा तो मेरे से धन्यवाद दे देना बने शिवराज जी को। मैं खुशी के मारे मेरी घिघी बन गई। जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मेरी आवाज नहीं निकलती, मैं बोलती नहीं हूँ, मतलब 1-2 दिन का मौन साध जाती हूँ। जब मैं यहाँ चुनाव जीती थी तो आप कभी मेरा फोटो देखिएगा, मैं आपको अजीब सी उलझन में नजर आऊंगी, जो मैं हाथ जोड़ के खड़ी हूँ पब्लिक के सामने चुनाव जीतने के बाद। क्योंकि मुझे लगने लग जाता है ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है जो किया है। हे भगवान, मुझे अहंकार ना आ जाए। क्योंकि बधाइयों के तांते लग रहे थे, लोग मुझसे मिलने आना चाहते थे, गुलदस्ते ले ले। अब मैंने कहा गेट बंद कर दो, 3 दिन के लिए गेट बंद रहेंगे, शिवराज जी के अलावा किसी से बात नहीं करूंगी। और शिवराज जी से भी तब बात करूंगी जब मैं अपना वो जुटाऊंगी कि मैं उनसे बात करती हूँ। क्योंकि मैंने उनको बहुत हैरान किया, धमकाया तरह तरह से, मतलब कुछ भी बोल देना। भाई हैं सगे तो अकेले में दोनों बातें कर रहे हैं, मैं तो सगा भाई मानती हूँ उनको। तो मैंने कहा इस आदमी को मैंने इतना हैरान किया इस नीति को लेकर के, और इतने व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की, ट्वीट किए, और अंत में इन्होंने वो कर दिया शिवराज जी ने जो आदर्श बन गया पूरे देश के लिए। तो उसके कारण मैंने बहुत सारे अनुभव भी प्राप्त कर लिए। 21 जनवरी से 19 फरवरी तक जो कार्यकाल घटा है मेरा, इसमें एक नई जिंदगी की शुरुआत, और मेरे को एकदम राहत और एकदम आराम जो शिवराज जी ने दिया है। अब मैं 7-8 महीने कुछ दिनों अमरकंटक में रहना चाहती, मेरी बड़ी इच्छा थी शांति से रहने की, कुछ दिनों हिमालय में, और जुलाई के बाद मैं यहाँ आ जाऊंगी। शराब नीति बड़ी अच्छी आई है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये नीति बहुत अच्छी है। महिलाएं जिस तरीके से उनका अभिनंदन में जुटी थी, तो उससे लगता है कि नीति जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकती है। चुनाव आ रहे हैं दीदी, 2024 एक बड़ा टास्क है, 23 तो है ही है। 2014 में यदि हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 26 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, 19 में 28 सीटें पे आ गए। ये जो प्रधानमंत्री बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, पार्टी पूरा ध्यान दे रही है, तो क्या आपको लगता है 24 का जो परिणाम है, क्या अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा? मध्य प्रदेश भाजपा को फिर वैसी सीटें दे सकता है? मुझे तो अब जो एक सीट जीती थी वो भी हारती लग रही है काम। और जो मेरा अनुमान है पूरे देश में 24 के जो परिणाम होंगे वो 14 से बेहतर होंगे, 19 से भी बेहतर होंगे। आप विपक्ष की स्थिति तो देखिए इस बात को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। जो मैं अभी आपको बारीकी से मतलब समझना पड़ेगा, यानी मैं समझाती हूँ बारीकी से। मैं अपने आप को बुद्धिमान हूँ, आप लोगों को बुद्धिमान नहीं है और बारीकी नहीं समझ पाते, ऐसा मैं नहीं मानती। मैं तो खाली राजनेता आप हैं, आपकी नहीं, मैं कोई बुद्धिमान नहीं, मैं बुद्धू चंद हूँ। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। देखिए, इसमें एक बात है जो सामने देखना चाहिए आप लोग को, वो ये है कि जनता में एक बहुत बड़ा पक्ष है जो हमारे खिलाफ है। ये तो आप मानिए, क्योंकि 100 वोट में से कितने वोट पड़ते हैं और पड़े हुए वोट में हमें कितने मिलते हैं।
तो टोटल वोटर की आप लिस्ट निकालिए तो एक बहुत बड़ा पक्ष है जो हमें वोट नहीं दे रहा, वो या तो वोट नहीं डाल रहा और दे रहा तो हमें नहीं दे रहा। इसके बाद भी विपक्ष के पास नेता नहीं है। जो नेता हैं वो अपना विश्वास खो चुके हैं, अपना जनाधार खो चुके तो हैं। 23 में भी परिणाम क्या आप 2003 वाला देखती हैं, 2008 वाला देखती हैं या 18 वाला देखती हैं? मध्य प्रदेश का एक चुनाव है और लोकसभा का दूसरा चुनाव है। मैं दोनों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अब भाजपा में वो हो गया है, आज्ञा भई करतार की तभी चलायो पंथ, और सब सिखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। अब इसमें व्यक्ति का महत्व समाप्त कर दिया है मोदी जी ने, परिवार का महत्व समाप्त कर दिया है, भाई भतीजावाद समाप्त कर दिया है, जातिवाद समाप्त कर दिया है, अनुकंपा नियुक्तियां समाप्त कर दी है। नंद कुमार सिंह की के बेटे हरीश चौहान को टिकट नहीं मिल पाया था, जुगलपाड़ी के लड़के को टिकट नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं हो सकती, कि बाप नहीं लड़ेगा तो बेटे को मिल जाएगा। तो फिर तो वो सीट पर परिवार का ही कब्जा बना रहा, क्या फर्क पड़ा उससे। ये सब चीजों ने जो स्थितियां बना दी हैं, उसमें पार्टी में अब विचारधारा और संगठन का महत्व है। हाँ दीदी, मोदी जी जैसा आप कह रही हैं कि लंबे समय तक बने रह सकते बने हैं, तो रहने में हम चाहते हैं, मैं ये बोल रही हूँ, रह सकते हैं नहीं। मध्य प्रदेश में यदि हम देखते हैं तो जो आपके सक्सेसर जो हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनकी आपने तारीफ भी की कि वो आपसे अच्छी सरकार उन्होंने चलाई, वो 16 साल से ज्यादा उनको मुख्यमंत्री बने हुए हो गए, अभी इस टर्म का वो 3 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो पार्टी के भीतर ही शिवराज का विकल्प बनने की एक होड़ बार बार दिखाई देती है। कई नेता हैं जो उनको हटाकर खुद उस जगह पर आने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव शिवराज जी के नेतृत्व में होंगे? कोई उनका विकल्प बनने की क्षमता रखता है यहाँ पर? कोई किसी को हटा के नहीं बन पाता है। व्यक्ति को अपने आधारों से, अपनी शक्ति से उभरना पड़ता है और उसको अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो पार्टी नेतृत्व तो उसको इग्नोर नहीं करता, फिर जनता भी उसको इग्नोर नहीं करती है। इसमें शिवराज जी बहुत आगे चले गए। उन्होंने जो मौका मिला उसका ठीक से उपयोग किया, जब मौका मिला ठीक से उपयोग किया। अभी की सरकार तो बहुत उलझन से भरी हुई बनी थी। 28 सीटों पर उपचुनाव होने थे, एक अस्थिरता का माहौल था राज्य में, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई थी कांग्रेस की तरफ से। नेता फ्लोर पे आ ही नहीं सका, कमलनाथ जी कांग्रेस के नेता फ्लोर पे नहीं आ सके, फ्लोर के पहले इस्तीफा दे दिया, हार मान गए। मतलब एक बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। इसमें शिवराज जी ने जिस धैर्य के साथ चलाया, कोरोना का लंबा काल आया, उस काल में भी जिस तरह से वो प्रदेश को चलाए और प्रदेश को उबार के लाए, तो अपने आप में शिवराज जी ने साबित कर दिया तो बेजोड़ नेता है। और मैं अपने आप से बेहतर क्यों मानती हूँ उनको, मैं बताती हूँ। मेरे में अधैर्य बहुत है, गम नहीं खा सकती, बिल्कुल नहीं, मैं झेल नहीं सकती। फायर भी बहुत है आपको, फायरमैन लीडर इसीलिए हाँ, कहते हैं। फायर नहीं है अंदर, अधैर्य है। और अगर मेरे को लग गया कि मैंने जो कहा वो सही है, मैंने जो कहा वो होना, ये नहीं लगेगा। ये लगेगा कि अगर मैंने जो कहा है वो सही है तो फिर यही होना, या आप साबित करो कि मैं गलत हूँ तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी। मैंने शिवराज जी में देखा वो बहुत गमखोर हैं, बहुत ज्यादा, धैर्यवान। विस्पाई हैं। हाँ हाँ, विस्पाई हैं। तो इसलिए उनके अंदर जो ये जो क्षमता है ये बेजोड़ है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व व्यक्ति हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं शिवराज जी को जानती हूँ 84 से, जब मैं बीजेपी में आई और चुनाव लड़ी, तब से वो शिवराज जी। और शिवराज जी के बारे में मैं ठीक से जानती थी, मतलब हमारे उनके बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं उनसे आगे थी नेतृत्व में। अयोध्या आंदोलन ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा उछाल ला दिया था। फिर मेरा सरकार बनाना 42 साल की उम्र में और बड़ा उछाल ले आया था राजनीतिक तौर पर। लेकिन मैंने जिस शिवराज को अब देखा, क्योंकि हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आए, और ये जो भ्रम है लोगों को कि मैं शिवराज की विरोधी, शिवराज मेरे विरोधी, हम दोनों में कोई भय है, को नहीं, हम में कुछ नहीं था, कभी कुछ नहीं था। जिनसे था वो दूसरे लोग थे, क्योंकि शिवराज जी उस समय सीन में नहीं थे। तो जिनसे था वो सीन में जो लोग थे वो दूसरे थे। अब मैं कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि उसमें से अधिकतर लोग हैं नहीं संसार में। और जो जब वो थे भी और मैं बीजेपी में लौट आई थी, तो उनके साथ मेरे सामंजस्य बहुत अच्छे बन गए थे दोबारा। लेकिन शिवराज जी को मैंने जब बहुत गौर से देखा, अभी सरकार बनाने के बाद, सरकार का मुखिया बनने के बाद, तो बहुत गौर से अभी देख पाई ना, क्योंकि बीच में यूपी शिफ्ट कर दिया गया था मुझे। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई निजी तौर पर, मैं उनसे बहुत सारी बातें सीखी। एक गिलास ठंडा पानी पी करके बर्दाश्त कर लेना,
मैं तो इतना नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं समझ गई थी कि ये आदमी स्टील का बना है और वो स्टील बर्फ में रखी रही है, तो मतलब फ्रीज, डीप फ्रीज में से निकला हुआ स्टील है ये, जिस तत्व से व्यक्ति बना है मजबूत और ठंडा, शीतल। तो इस व्यक्ति का मुकाबला मुश्किल है। वो खुद ही कहते हैं माथे पर बर्फ, वो सब कुछ सीख देते हैं कार्यकर्ताओं को। लेकिन 2023 के चुनाव के बाद क्या स्थितियां आपको लगती हैं? क्या शिवराज सिंह कंटिन्यू कर सकते हैं यदि सरकार बनती है तो, या क्या स्थितियां दिखती हैं मध्य प्रदेश की? मैं और पहली आपकी क्या स्थिति तो संभावनाएं हैं मध्य मैं, प्रदेश में? मैं चूंकि आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं, मध्य प्रदेश में आपने सरकार बनाई थी, आप कहीं अपने आप को पाती हैं मध्य प्रदेश में, किस भूमिका में रहेंगे आप? अब ये 3 प्रश्न बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला तो यह है कि मैं 23 में संभावना देखती हूँ कि कांग्रेस का सफाया होना है मध्य प्रदेश में, नेता नहीं बचा उनके पास में। दूसरी संभावना में ये देखती हूँ कि अब मैंने जैसे कि आपको कहा ना, अब संगठन चुनाव जीतने लगा है, तो हारने और जीतने में व्यक्ति का अब कोई, सारे लोग काम करते हैं, कार्यकर्ता रात दिन काम करते हैं, तो अब मेहनत बराबर करते हैं, किसी ने कम की किसी ने ज्यादा की, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ कि शिवराज भाजपा के एक बहुत कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं। अब रहा मेरा भविष्य के बारे में आपका बोलना, और 24 के भी मैं परिणाम पहले से बेहतर देखती हूँ, 19 से भी बेहतर लोकसभा जी, के। अभी आपने बोला। हाँ, मेरे को क्या लगता है खुद के बारे में कि मेरे बारे में मैं लोगों को कभी समझा नहीं पाई, मैं अपने बारे में कभी कुछ नहीं बोलती, मैं दूसरों के लिए लड़ती हूँ। हिंदी फिल्मों में अगर आपको याद हो तो 2 कैरेक्टर हैं जो फाइटर माने गए अन्याय के खिलाफ, एक अमिताभ बच्चन और एक नाना पाटेकर। लेकिन दोनों में एक अंतर रहा, अमिताभ बच्चन लड़ते थे इस बात के लिए कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और नाना का कैरेक्टर लड़ा इस बात के लिए कि तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं वो वाला हूँ कि नहीं, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे साथ आपको जो करना है आप करके देखो, आप मुहिकी खाओगे। ये भाव मेरे मन में हमेशा रहा, तो इसलिए मैं नहीं सोचती अपने बारे में। आप यकीन करना जो मैं कह रही हूँ, मेरे अपने बारे में पता है क्या सोचती हूँ? मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए मुझे पूजा के लिए फूल मिलने चाहिए, बाकी सब काम सोचे ये लोग, फैसले करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक ही जैसे हैं। दीदी, एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी इंग्लैंड गए थे, वहां पे कुछ भारत की संसद में बोलने नहीं दिया जाता उनको, ये बात उनने कही, और यहाँ आके वो कह रहे हैं कि संसद में बोलने के लिए आया तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये गतिरोध सा बना हुआ है, ये कैसे देखते हैं आप, ये जो बाहर जाकर बोलना है? और राहुल को एक प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ कि, और ये पूरी कांग्रेस को हुई। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आजादी की लड़ाई के समय पे एकमात्र पार्टी थी जो रूलिंग पार्टी थी, ये देश की स्वाभाविक रूलिंग पार्टी थी, तो इनको किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी, इनकी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के इनको पब्लिक के बीच में वकालत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने स्वाभाविक इनको सत्ता सौंप रखी थी। तो ये एक ऐसा दल है जो सत्ता प्राप्त करो इसके लिए था, उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं थे, और ये उसी में इनकी इनकी लड़ियां बनती गई, परतें बनती गई। अचानक एक सिद्धांतनिष्ठ पार्टी ने विजय प्राप्त कर ली, भाजपा ने प्रचंड मतों की विजय प्राप्त कर ली, और एक अद्वितीय व्यक्ति उनमें से उभर के नेता बन के खड़ा हो गया। अब उनके पास आइडियोलॉजी है नहीं, तो उनने कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी अडॉप्ट की। आप कभी राहुल की हर बात को गौर से देखिए, ये कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट देश की सीमा नहीं मानते, कम्युनिस्ट देश को बिल्कुल नहीं मानते, और उनका सोच है कि कुछ समस्याएं यूनिवर्सल हैं, तो वो यूनिवर्सलिज्म में बोलते हैं, वैश्विक होकर के बोलते हैं। उनको, राहुल को ये समझ नहीं है कि ये साम्यवादी विचारधारा जो है, ये जो ओरिजिनली साम्यवादी विचारधारा है, ये उन लोगों की थी जो वैश्विक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, मजदूर आंदोलन से। जी हाँ, और आप एक राजनीतिक दल के नेता हैं, आप एक देश में हैं, उस देश की सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उस देश का समाज है, उस देश की संस्कृति है, आपको उसमें से उभर के आना है, आपको उनकी बात बोलनी है। तो चूंकि खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना, तो उनको लगा ऐसा बोल देने में ही मैं स्मार्ट अप टू डेट नेता लगूंगा, मोदी का मुकाबला करने के लायक लगूंगा, मेरी बड़ी आधुनिक किस्म की सोच है। इसी में बेचारा गड़बड़ा गया। अब क्योंकि वो तो आप समझ गए ना, विचारहीन नेता है ना, विचारनिष्ठ नेता तो है नहीं, तो गड़बड़ा गए हैं वो, और उनकी बातों में सीरियसनेस भी नहीं होती, क्योंकि उनके खुद के कमिटमेंट नहीं है पर उन चीजों के लिए। या तो आप जो बोल रहे हैं, अब जैसे भारत के कई कम्युनिस्ट नेताओं को मैंने देखा, देखिए कम्युनिस्ट नेता अच्छे नहीं थे ऐसा नहीं था, नमूद पाद बहुत अच्छे नेता थे, हरकिशन सिंह सुरजीत बहुत अरविंद अच्छे। केजरीवाल की क्या संभावनाएं देखती हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हाँ, हैं मैं वो भी पहले सब? राहुल पे ही तो खत्म करूं अपनी बात। मेरा ये कहना है कि राहुल एक ऐसे नेता हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिनकी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनने कम्युनिस्टों की कॉपी की है, और कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी इस देश से और दुनिया से खत्म हो गई है। अब पूरी तरह से पूंजीवाद प्रभावी हो गया है, और भारत में
एकात्म मानववाद प्रभावी हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय जी की थ्योरी प्रभावी हो गई है। इसलिए राहुल गांधी को पहले एक विचारधारा तय करनी पड़ेगी, वो विचारधारा भारत की संस्कृति, यहाँ की सुगंध, यहाँ के संस्कारों से मेल खाती हो, उसके लिए वो मेहनत करें तो कोई परिणाम उनको मिलेगा, नहीं तो ये चुनाव उनका अंतिम चुनाव हो जाएगा, कांग्रेस का भी और राहुल गांधी का। अब आप बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं, वो है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद जी का क्या हुआ, मैं बल्कि खुद आश्चर्यचकित हूँ कि अरविंद जी एक आंदोलन से निकले हैं, और वो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। अन्ना ने जब आंदोलन किया था तो भ्रष्टाचार के खिलाफ था वो आंदोलन, और अरविंद उसमें आकंठ डूब गए। ऐसा नहीं है कि आरोप है, इन आरोपों के प्रमाण हैं, प्रमाण के साथ बातें कही जा रही हैं, इन आरोपों में सच्चाई है। अरविंद का जिस गरीब वर्ग ने साथ दिया है, अरविंद ने कभी भी उस गरीब वर्ग के लोगों को उठने का मौका नहीं दिया, उन्हें पूंजीपतियों को ही उठाया है। राज्यसभा में पूंजीपतियों को ही भेजा है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो। जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं उनके यहाँ पे, वो सब अच्छे पूंजीपति वर्ग के ही, तबके के ही लोग रहे। इसलिए अरविंद तो जिस आइडियोलॉजी से निकले थे अन्ना की, कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन देंगे, वो तो हो ही नहीं पाया। ये तो भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए लोग हैं, इसलिए ये तो डूब गए लोग हैं, अब ये तो डूबे हुए लोग। दीदी, आपकी क्या भूमिका देखती हैं आप, चूंकि अब एक बड़ा एक मूवमेंट आपने शुरू किया था और उस पे आपके मन मुताबिक निर्णय हो गए, आगे की क्या संभावना देखती हैं, क्या चुनावी संभावनाएं आप देखती हैं आगे? मैं क्यों नहीं देखती हूँ, मैं तो शिवराज से भी छोटी हूँ, मोदी जी से 10 साल छोटी हूँ, राजनाथ जी से 10 साल छोटी, मैं सारे नेताओं से 10 5 साल तो आप अभी, मुझे तो ये 5 साल चाहिए थे। 6 साल की उम्र से प्रवचन किया है मैंने, 8 साल की उम्र में जनसंघ का पहली बार प्रचार किया है, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के लिए मैंने पूरे समय दिया। जब मैं 10-11 साल की थी तो मेरा समय ले लिया गया राजमाता सिंधिया जी के जरिए, और राजनीति में तो मेरे को झोंक दिया बिल्कुल। अटल जी और अडवाणी जी के बाद जिस व्यक्ति को झोंक दिया, और अम्मा के बाद, राजमाता सिंधिया जी के बाद, ये जिस सभा में नहीं जाते थे उमा को भेज दो, जिस कार्यक्रम में जा रहे कैंसिल हो रहा तो कहीं उमा ही जा पाएगी, वहां उमा को भेज दो। मतलब मेरी हालत ये हो गई है कि मुझे रेल, हवाई जहाज, कार, इनको देख के घबराहट होने लगी थी। भीड़, माला, फोटो खींचने के लिए दौड़ते हुए लोग, ऐसी स्थिति में मैं क्या करती। मैं समझ गई थी कि अगर मैंने 5 साल का ब्रेक नहीं लिया तो इट्स ओवर, लुगदी बन जाएगी अपनी। इसलिए मैंने एकदम दृढ़ निश्चय के साथ ये मानते हुए 24 में, जी हाँ, मुझे अनुशासनहीन मान लिया जाएगा, मुझे ये भी मालूम था कि मुझे अनुशासनहीन मान लिया जाएगा इसके लिए, लेकिन मैंने खुद ही घोषित कर दिया कि नहीं लड़ेंगे, हम 24 का जरूर लड़ेंगे। इसलिए हम अपनी बात पे कायम। दीदी, अंतिम सवाल, आप बचपन में प्रवचन करती थी, कि आपको नहीं लगता कि कभी कभी इस भूमिका में आया जाए? एक धीरेन्द्र शास्त्री है जिनको आप अपना पुत्र वत्र भी कहती हैं, जिन पर ये आरोप भी लग रहा है कि वो अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, अंधविश्वास की वो बढ़ावा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी उनको लेकर आंदोलन की स्थिति है, वहाँ कांग्रेस विरोध कर रही है। वो कांग्रेसी तो विरोध करते ही हैं, वो शिला पूजन का भी विरोध कर रहे थे, तो इसलिए उनकी तो राम जन्मभूमि के समय पे वो तो हमेशा विरोधी करते रहे हैं। वो तो तुष्टिकरण की राजनीति में पड़े रहते हैं। बाकी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग नशे में डूब जाएं, दुर्व्यसनों में डूब जाएं शांति प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ जाके मत्था टेक के अगर उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उनकी समस्या का निदान होता है, तो वो हों, प्रदीप मिश्रा हों, और भी जो लोग हैं इस प्रकार के संत हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, और भी लोग हैं, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं वास्तव में उनसे बहुत स्नेह रखती हूँ। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शाह, पता नहीं कुछ पूर्व जन्म के संबंध होंगे, मैंने उनको आज तक नहीं देखा, आप यकीन करिए। मैं उनका फोटो देखूंगी तो मेरे हृदय में बहुत स्नेह उमड़ता है उनके लिए, तो इसलिए मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ। आप जो बात कहते हो, आप तो भैया समझो बात को, प्रवचन करने से मुझे आत्मिक संतुष्टि रहती, लेकिन ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन प्रवचन करने से नहीं आ सकती थी, केन बेतवा प्रवचन करने से नहीं आ सकती थी। मध्य प्रदेश में सड़क और बिजली पानी का जो विस्तार किया है, और जो मैं डेवलपमेंट के एजेंडा को मैंने राजनीतिक एजेंडा बनाया, वो मैं पहला नेता थी भारत का जिसने सड़क बिजली पानी को एजेंडा बना दिया चुनाव का, और एक प्रकार से फिर राजनीति विकास की तरफ को दौड़ पड़ी। तो इसलिए जो काम अभी आप गंगा जी के किनारे देखो, जो काम हो गया है, 2000 करोड़ के तो घाट बन गए हैं ये, और 30 लिंक नदियों भारत की, अगर ये नदी जोड़ो योजना धरातल पे आ गई, जो हम पूरा काम कर गया, कुछ नहीं करना, खाली स्टार्ट करना है, तो 34,000 मेगावाट बिजली जनरेट होनी है, और 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी है। और गंगा जी की जो योजना मैंने बनाई वो पीस मिल अप्रोच में आ गई है, टुकड़ों की अप्रोच में आ गई है। मैं कह ही रही थी कि एक साथ लागू कर दो इसको। तो उस योजना के बारे में वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल हेड ने कहा था कि ये दुनिया की किसी भी नदी के लिए बनाई गई सबसे अच्छी योजना है। तो इसलिए मुझे तो जो भी मौका मिला है
उसमें मैंने इतना काम कर दिया है, किसी एक काम को भी आप गिन लें कि मैं 2-3 हजार साल तक प्रवचन करती रहती तब वो काम ना हो पाता। तो इसलिए मैं तो राजनीति को बहुत पसंद करती हूँ, मुझे राजनीति बहुत अच्छी लगती है। मुझे एक बात, अच्छा आपने एक बात मैं कहूँ, पता नहीं आप देख, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा प्रभु जो मैं अभी एक बात कहूंगी जी। मुझे उल्टा प्रवचन में शक होता था कि मैं सिंसियर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन वचन और कर्म में संगत नहीं है। मैं जो बोलती हूँ, जो सोचती हूँ, जो बोलती हूँ, जो करती हूँ, उसमें अंतर आ रहा है। मैं कहती हूँ क्रोध मत करो, मुझे क्रोध आ जाता है। मैं कहती हूँ अहंकार मत करो, मुझे अहंकार आ जाता है। मैं कहती हूँ लोभ मत करो, मेरे मन में अच्छी गाड़ी और अच्छे घर की इच्छा होती है। इसका मतलब मैं खाली बोल रही हूँ, मुंह चला रही हूँ, मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ उन चीजों का जिनको मैं बोल रही हूँ, मेरा खुद उन पर विश्वास नहीं है। राजनीति में मेरे मन वचन और कर्म में संगति है। ये बड़ी विचित्र बात है, शायद ही कोई व्यक्ति अपने इस अनुभव को बता पाएगा। मैं राजनीति में जो सोचती हूँ मैं वही करती हूँ और मैं वही कहती हूँ। इसलिए अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए राजनीति बहुत बड़ा योग का मार्ग है। योगा कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता का मार्ग है। मैं कभी किताब लिख सकती हूँ कि ये शराब आबकारी नीति में परिवर्तन कैसे हो पाया, जिसमें 90% बातें तो मैं छुपाए हुए हूँ कि ये परिवर्तन हो कैसे पाया। तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी चीज मानती हूँ। मेरे को किंचित मात्र पश्चाताप नहीं होता, बल्कि उस समय मुझे लगता था कि हे भगवान, मैं क्या जिस बात को मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, क्या मैं उसको दूसरे को उपदेश देने की पात्रता रखती हूँ? नहीं रखती। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, मैं राजनीति में जो बोलती हूँ वो वही बोल रही हूँ जिसमें मैं विश्वास करती हूँ, जिसको मैं खुद करती हूँ और जिसको मैं करवा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी आपको चर्चा के लिए। तो सुना आपने, राजनीति योग का मार्ग है, प्रवचन से बेहतर मार्ग है, जिससे कहीं समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, ये उमा भारती का मानना है। और वो कह रही हैं इंडिया न्यूज के इस मंच पर कि वो राजनीति कभी नहीं छोड़ेंगी। तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग ये मुगालता पाले हुए हों कि उमा भारती अब राजनीति से संन्यास की ओर हैं, तो शायद उनको अब सोचना चाहिए कि उमा भारती अभी हैं